गुड इवनिंग गाइस। तो गाइस हमारी PT 365 इकोनॉमी की मैगजीन चल रही थी। तो चलिए इसका आज लास्ट वीडियो है ये PT 365 इकोनॉमी पे। उसके बाद फिर हम अपनी एनवायरनमेंट स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके फर्स्ट टॉपिक है दैट इज द स्मार्ट मीटर। अभी क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने जो भी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर्स को बोला है कि आप क्या है स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स के साथ आएँ, ठीक है, और उन्हें 6 मंथ्स की मोहरत दी है कि आप इसको इम्प्लीमेंट करें। देखो गाइस क्या है, अभी क्या है, आपको पता आपका बिजली बिल क्या होता है, 2 महीने के बाद आता है, आपकी रीडिंग्स आती हैं, जिस हिसाब आपने यूज़ किया उस हिसाब से आपका बिल आ जाता है। अभी प्रीपेड मीटर्स आप नाम से समझ रहे होंगे, जिस तरह आपके अभी फ़ोन्स हैं, आप क्या करते हो 50 रुपये का पैक डलवाना है, उस हिसाब से डलवा के क्या करते हो, आपको जितनी यूज़ है उस हिसाब से आप क्या कर लेते हो, अपना रिचार्ज करा लेते हो। तो उसी हिसाब से क्या है मीटर्स होंगे, जिस हिसाब से आपकी ज़रूरत है। आपने अगर 1000 रुपये का रिचार्ज कराना है, आप 1000 रुपये का रिचार्ज करवाओ, ठीक है। तो यही है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर हैज़ आस्क्ड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर्स टू कम अप विद डिस्काउंटेड तारीफ for users subscribing to smart prepaid meters and provided 6 months from implementing its directive, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने 6 महीने दिए हैं कि आप स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स के साथ आओ, और इवन के जो कंज्यूमर जो इसको स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स को सब्सक्राइब करेंगे उन्हें कुछ डिस्काउंट भी दिया जाएगा, उसके ऊपर जो भी तारीफ लगती है उन पर डिस्काउंट भी किया जाएगा। अब जरा देख लेते हैं स्मार्ट मीटर है क्या। देखो ये पार्ट है किसके, एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सोल्यूशन के, जिसका यही है जो मेज़र करेगा, क्या करेगा, वो क्या करेगा, आपकी इलेक्ट्रिसिटी को मेज़र करेगा कि दिन के किस वक्त में आपकी इलेक्ट्रिसिटी कितनी कंज्यूम हो रही है, और जो भी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है वो एनर्जी सप्लायर को क्या करेगा, सेंड करेगा। ये अलाउ करेगा 2 वे कम्युनिकेशन बिटवीन एनर्जी प्रोवाइडर एंड द कंज्यूमर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। इससे क्या होगा, जो हमारी ऑपरेशनल कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो रिड्यूस होएगी, ठीक है, और जो कंपनीज़ हैं वो अपनी जो बिलिंग है उसे इंप्रूव करेंगे। कंज्यूमर्स क्या करेगा, इट वुड अलाउ कंज्यूमर्स टू पे एट देयर ओन कन्वीनियंस रिक्वायरमेंट एंड कंजप्शन। अब जिस हिसाब से आपको, अगर आपको लगता है कि हाँ यार मुझे 1 GB नेट की रिक्वायरमेंट है या 2 GB नेट की रिक्वायरमेंट, उसी हिसाब से क्या करते हो आप रिचार्ज करवाते हो। उसी तरह क्या होएगा, कंज्यूमर भी क्या करेगा, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपनी कंजप्शन के अकॉर्डिंग क्या करेगा, कंज्यूमर क्या करेगा, रिचार्ज करवा लेगा, ठीक है। अब इनिशिएटिव्स क्या लिए गए हैं स्मार्ट मीटर्स को प्रमोट करने के लिए। लास्ट ईयर मिनिस्ट्री ने ऑलरेडी गाइडलाइन इशू कर दी थी कि हर स्टेट को ये बोल दिया था कि आप क्या है, जो एग्जिस्टिंग जो भी आपके कंज्यूमर मीटर्स हैं उसे स्मार्ट मीटर्स में कन्वर्ट करो, प्रीपेड मोड में कन्वर्ट करो। इवन के जो उदय स्कीम है उसमें भी प्रोविजन थे फॉर इंस्टॉलिंग द स्मार्ट प्रीपेड मीटर। ऑल्सो जो नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी जो कि 2005 में आई थी, उसने भी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर्स को बोला था कि उन्हें एनकरेज किया था कि हाँ आप प्रीपेड मीटर्स का यूज़ करिए, ठीक है। तो ये थी पहली न्यूज़। आगे चलते हैं मस्ट रन स्टेटस। अभी क्या है, एक एक्सपर्ट ग्रुप था, इसने क्या क्या रिव्यू किया है इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कमेटी को। उसने बोला कि जो रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट्स है, आपको पता है रिन्यूएबल एनर्जी कौन सी है, जैसे विंड होगी, सोलर एनर्जी, विंड सोलर हाइब्रिड एनर्जी, या फिर जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, उनको ट्रीट करना चाहिए एज अ मस्ट रन स्टेटस है, मतलब कि इनकी सप्लाई को कभी रोकना नहीं चाहिए, इनको सप्लाई करनी ही करनी है, ठीक है। तो एन एक्सपर्ट ग्रुप रिव्यूइंग IEGC हैज़ असर्टेड दैट रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट्स शैल बी ट्रीटेड एज अ मस्ट रन एंड इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम दीज प्लांट्स शैल नॉट बी कर्टेड। उन्हें कर्टेड नहीं करना चाहिए फॉर एनी कमर्शियल रीजन। अब जरा देख लेते हैं मस्ट रन स्टेटस क्या होता है। मीन्स दैट द कंसर्न पावर प्लांट मस्ट सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी टू द ग्रिड अंडर ऑल कंडीशन। किसी भी कंडीशन में, किसी भी कीमत में क्या है, ये जो रिन्यूएबल एनर्जी इन्हें क्या करना है, सप्लाई करनी है, इन्हें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी है। रिन्यूएबल एनर्जी को इन्होंने एक मस्ट रन स्टेटस दे दिया था 2010 में IEGC में। हाउएवर कुछ स्टेट हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उन्होंने क्या कर रहा था, इस इलेक्ट्रिसिटी को कर्टेड किया था, ये बोल के कि इसकी जो कॉस्ट है वो हाई है, ठीक है। फिर ग्रुप ने क्या किया था, कुछ और कोड्स ऐड किए थे इन द लेटेस्ट एनर्जी ग्रिड कोड। उसमें क्या क्या ड्राफ्ट किया था जरा देख लेते हैं। प्रोटेक्शन एंड कमीशनिंग कोड को उन्होंने ड्राफ्ट किया था। इससे ये एंटेल किया था कि जो सेंट्रलाइज डाटा पे कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ रिले सेटिंग फॉर द ग्रिड एलिमेंट, एक साइबर सिक्योरिटी कोड उसमें एक नया ऐड किया था, विच प्रोवाइड्स फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। जो भी हमारे क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं। जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कोड है, ये एक रेगुलेशन है जो किसने बनाई थी, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने बनाई थी अंडर द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। जो IEGC है इसके अंदर सारे रूल्स होते हैं, स्टैंडर्ड होते हैं, गाइडलाइंस होते हैं कि किस तरह से अगर आप पावर सिस्टम में कोई भी अगर बंदा पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उन्हें क्या क्या रूल्स, क्या क्या फॉलोज करने हैं, प्रोसीजर फॉलो करने हैं टू डेवलप, प्लान एंड मेंटेन एंड ऑपरेट द पावर सिस्टम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं विंड एनर्जी। जनवरी 2020 में जो कि विंड एनर्जी जो इंडिया में इंस्टॉल्ड है विंड पावर कैपेसिटी वो कितनी है, 37.607 गीगावाट। इंडिया जो है 4th लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है विंड पावर की आफ्टर चाइना, US एंड जर्मनी। तो आपको पता होना चाहिए इंडिया 4th लार्जेस्ट है विंड पावर में। इंडिया के पास हाई विंड एनर्जी पोटेंशियल है, इसमें 302 गीगावाट एट हाई 100 मीटर हब हाइट और 695 गीगावाट एट 120 मीटर्स अकॉर्डिंग टू द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द विंड एनर्जी, ठीक है। तमिलनाडु के बाद हाईएस्ट विंड एनर्जी की कैपेसिटी है, उसके बाद गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक,
राजस्थान और आंध्र प्रदेश के बाद 2015 में इंडिया ने अनाउंस कर दिया था अपने गोल को कि वो क्या करेगा, 60 गीगावाट ऑफ विंड एनर्जी को इंस्टॉल करेगा बाय दिसंबर 2022। विंड एनर्जी जो सेक्टर है इंडिया में वो कहीं ना कहीं जो उसका फ्यूचर है ग्रिम, मतलब कि थोड़ा धीमा नज़र आ रहा है, क्योंकि अभी क्या है इस जो सेक्टर में कहीं ना कहीं स्टेगनेंट हो गया, मतलब अभी ग्रोथ नहीं नज़र आ रही। सेक्टर हैज़ वर्चुअली कॉम टू द स्टैंड स्टिल, मतलब कि एक जगह थम गया है। इसकी जो एनुअल इंस्टॉलेशन है वो अभी 2018 के बाद लेस देन 1500 मेगावाट देखने को मिल रही है। जरा देख लेते हैं जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी है जो भी इंडिया में इंस्टॉल्ड है उसका ब्रेकअप कितना है एज़ पर 31 जनवरी 2020 तक में। जो हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से जो हम रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं वो नियर अबाउट 4676 मेगावाट है। बायोमास से 9867 मेगावाट है। वेस्ट टू एनर्जी से बहुत कम है, दैट इज़ द 139 मेगावाट है। विंड पावर से 37,607 मेगावाट, देखो आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा है। सोलर पावर से 34,000 मेगावाट के करीब है और जो टोटल कैपेसिटी हमारी जो अभी इंडिया में जो इंस्टॉल्ड है वो 86,321 मेगावाट है। आगे बढ़ते हैं अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पर। अभी क्या जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है उसने सेटअप किया है अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क, जिसकी कैपेसिटी कितनी है 50 गीगावाट है, गुजरात में और राजस्थान में। आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ की है, गुजरात में और राजस्थान में। इनिशिएटिव क्या है, इनिशिएटिव कुड बी वन ऑफ द लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट। इसे एक लार्जेस्ट एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट माना गया है वर्ल्ड में। गुजरात के खावाड़ा में और जैसलमेर के राजस्थान के जैसलमेर में क्या है एक रिन्यूएबल एनर्जी पार्क्स खोले गए हैं जिसकी कैपेसिटी कितनी है 25,000 मेगावाट है। लैंड वुड बी मेड अवेलेबल फॉर सेटिंग अप। जो लैंड है उस पर आप सोलर एनर्जी के प्लांट्स लगा सकते हो, विंड एनर्जी हाइब्रिड भी लगा सकते हो। हाइब्रिड में ये है कि सोलर विंड हो सकता है, ठीक है, जिससे क्या है एंड द प्रपोज पार्क्स वुड हैव द रिसीव नेसेसरी क्लियरेंस ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट एंड द मिनिस्ट्री ऑफ। बाकी जो भी आप जो प्रोजेक्ट्स करोगे उसकी आपको क्लियरेंस लेनी पड़ेगी जो रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट या फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है। जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है उसने जो स्कीम डेवलप करी है दैट इज़ द अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट्स अंडर द एग्जिस्टिंग सोलर पार्क स्कीम के अंडर ये स्टार्ट करी है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि ताकि हम क्या कर सकें is to provide land upfront to the project developer and facilitate transmission infrastructure for developing renewable energy based ultra mega power plants with solar wind hybrid and also with the storage। देखो जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी होगी वो मेनली स्पेशल पर्पस व्हीकल होगी इन द फॉर्म ऑफ जॉइंट वेंचर कंपनी जो कि सेटअप करेगी बिटवीन द सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंड द स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, या फिर कोई स्टेट यूटिलिटी हो सकती है या कोई स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसी हो सकती है, या फिर जो स्पेशल पर्पस व्हीकल हो गया वो फुली ओन्ड होएगा बाय एनी CPSU और द SPV फुली ओन्ड बाय द एनी स्टेट पे, ठीक है। तो यही है। अब जो ये सेटअप करेगा, जो ये पार्क्स को जो सेटअप करेगा वो कौन करेगा, NTPC, SECI, NHE, क्या ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है मेनली जो इसको सेटअप करेंगी ऑफ अराउंड 42,000 मेगावाट का इंस्टॉल करेंगी अलग अलग स्टेट्स में, ठीक है। अब जरा देख लेते हैं जो अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट्स हैं, ये जो स्कीम आई थी इसके अंदर हमने 25 सोलर पार्क को डेवलप करना है और एंड अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट्स को जिसकी हर एक की कैपेसिटी कितनी होगी 500 से 100 मेगावाट होगी। टारगेटिंग यही है कि हमें क्या करना है 5 साल में, मतलब कि 2014-15 से स्टार्ट करके 5 साल तक के बीच में हमें 20,000 मेगावाट ऑफ सोलर पावर इंस्टॉल को कैपेसिटी करनी है, सोलर पावर प्लांट्स हमें इंस्टॉल करने हैं, ठीक है। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है। 11th रिन्यूएबल एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर इनोग्रेटेड। अभी क्या है नॉर्दर्न रीजन में रिन्यूएबल एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर को इनोग्रेट किया है। अब जिससे जो रिन्यूएबल एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर है वो टोटल कितने हो गए 11 हो गया। जो रिन्यूएबल एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर है वो सेटअप किसके द्वारा किए गए थे एज अ पार्ट ऑफ द ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट। आपको समझ में आएगा क्योंकि जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो क्या करता है कार्बन हमारे एमिशंस नहीं करता, जिस वजह से ये एक पार्ट था ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट का, जिसका एम यही था कि किस तरह से हम रिन्यूएबल एनर्जी को इंटीग्रेट कर सकें इनटू द नेशनल ग्रिड नेटवर्क। देखो इसको इंट्रोड्यूस इसलिए किया था ताकि हम जो अपने रिन्यूएबल एनर्जी जो पेनिट्रेशन है उससे ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें ड्यू टू द इंटरमिटेंट एंड द वेरिएबल नेचर ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन। अब जो रिन्यूएबल एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर है हम इसको क्या करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ इक्विप्ड करेंगे, बेस्ड रिन्यूएबल एनर्जी फोरकास्टिंग एंड शेड्यूल टूल्स एंड प्रोवाइड ग्रेटर विजुअलाइजेशन एंड एनहेंस सिचुएशनल अवेयरनेस थ्रू द ग्रिड रिपोर्टिंग। प्रेजेंटली क्या 55 गीगावाट ऑफ सोलर और विंड एनर्जी का वो मॉनिटर होता है थ्रू द 11 रिन्यूएबल एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर, मतलब कि 11 रिन्यूएबल एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर के थ्रू हम 55 गीगावाट ऑफ सोलर और विंड एनर्जी को मॉनिटर करते हैं। गवर्नमेंट ने अभी अप्रूव किया है इसका इम्प्लीमेंटेशन एज अ सेंट्रल स्कीम एंड हैड मैंडेटेड जो पावर ग्रिड है जो कि एक महारत्न सेंटर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर एज द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। तो आपको पता होना चाहिए जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो एक पावर ग्रिड है, महारत्न कंपनी है। आपको पता है एक मिनी रत्नम, नवरत्न और महारत्न 3 तरह की कंपनियां जो पावर ग्रिड है वो महारत्न कंपनी है जो इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है।
आगे बढ़ते हैं रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री प्रमोशन एंड द फैसिलिटेशन बोर्ड। अभी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने इस बोर्ड को क्या करा, कॉन्स्टिट्यूट किया है। देखो इसका काम क्या है, जो भी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर जो भी चैलेंजेस या जो भी इश्यूज फेस कर रही हैं उन्हें क्या करेगा, डील करेगा। देखेगा किस तरह से पेमेंट डिले हो रही है बाय द स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, इंक्रीजिंग कर्टेलमेंट ऑफ प्रोजेक्ट। मेनली क्या ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स को क्या कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि वो अप्रूव हो, क्या कर रहे हैं, उल्टा हो रहा है, इनका कर्टेल किए जा रहे हैं। रीनिगोशिएशन ऑफ द पावर परचेज एग्रीमेंट बाय द स्टेट, डिफिकल्टीज इन लैंड प्रोक्योरमेंट एंड द ट्रांसमिशन कनेक्टिविटी। जो भी डिफिकल्टीज रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर फेस कर रहा है उनको क्या करेगा, ये डील करेगा। अब क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस क्या है इस बोर्ड का, रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बोर्ड का क्या है, ये क्या करेगा, इंडस्ट्रीज को असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, किस तरह आपको प्रोजेक्ट डेवलप करना है, इंप्लीमेंट करना है, सुजेस्ट करेगा फॉर एनहेंसिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इंक्रीजिंग कॉन्फिडेंस ऑफ इन्वेस्टर एंड दे रिड्यूसिंग रिस्क एंड प्रॉब्लम ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। ठीक है, उनको क्या करेगा, जो वेरियस स्टेट गवर्नमेंट के साथ क्या करेगा, मतलब कैचअप करेगा एंड अथॉरिटी, ताकि स्मूथली क्या हो जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स है उनका इम्प्लीमेंटेशन करेगा। जो वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनके साथ क्या करेगा, मतलब कि साथ बनाएगा ताकि ईजिली क्या हो सके, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को हम फाइनेंस कर सकें। ठीक है, जो ये बोर्ड है इसको चेयर कौन करता है, ज्वाइंट सेक्रेटरी जो सोलर सेक्टर के हैं, और जो 2 अदर ज्वाइंट सेक्रेटरीज हैं किसके, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के, वो इसके मेंबर्स होते हैं। इसमें क्या है, रिप्रेजेंटेटिव सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी का भी रिप्रेजेंटेटिव होता है और सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन का भी, और एनटीपीसी, इन 3 कंपनीज के क्या होते हैं, इसमें रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। जो ये पोर्टल है ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा डेवलप किया गया है टू रिसीव ऑल द ग्रीवेंसेस। मतलब कि जो भी रिन्यूएबल एनर्जी के जो सेक्टर है, जो भी इश्यूज फेस कर रहा है, जो भी ग्रीवेंसेस फेस कर रहा है, उन्हें क्या करेगा, ये सॉर्ट आउट करेगा, रिसीव करेगा। आगे बढ़ते हैं रिन्यूएबल हाइब्रिड एनर्जी सिस्टम। इंडिया ने रिसेंटली कंडक्ट किया 2 ऑक्शंस फॉर द विंड सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट। हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स आप समझते हो जिसमें हम क्या करते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा जो रिन्यूएबल एनर्जीज हैं उनको इकट्ठा कर देते हैं। ठीक है, जैसे विंड सोलर का हाइब्रिड प्रोजेक्ट बना दिया। ठीक है, हाइब्रिड एनर्जी सिस्टम यूजली कंप्राइज ऑफ 2 or more renewable energy sources combined in such a way to provide an efficient system, ताकि वो efficient system हमें provide कर सका with appropriate energy conversion technology connected together to feed पावर टू लोकल लोड और द ग्रिड। ठीक है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। जो वेरियस टाइप्स होते हैं, डिफरेंट तरह की हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी होते हैं, जैसे बायोमास विंड फ्यूल सेल हो गया, फोटोवोल्टेइक सेल एरे हो गया, कपल्ड विद अ विंड टर्बाइन, हाइड्रो विंड एनर्जी सिस्टम होगा। तो इस तरह के कुछ क्या है, हाइब्रिड एनर्जी सिस्टम है। जो हाइब्रिड एनर्जी सिस्टम्स हैं वो क्या करते हैं, हमें कस्टमाइज पावर सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, और जो कस्टमर की जो अलग अलग नीड्स है, डाइवर्स नीड्स हैं, उन्हें क्या करते हैं, एड्रेस करते हैं। ठीक है, ये बेनिफिशियल किस तरह से हैं, सपोज करो अभी क्या है, जैसे अगर सोलर एनर्जी का क्या है, रात को हमारी सोलर एनर्जी नहीं काम आ सकती। विंड एनर्जी क्या है, जब हवा नहीं चल रही तो विंड एनर्जी नहीं प्रोड्यूस कर सकती। तो जो स्टैंड अलोन इफेक्ट होता है ना, उसको क्या करती है, ये एड्रेस करती है। ठीक है, तो मतलब कि दे आर बेनिफिशियल इन टर्म्स ऑफ रेड्यूस लाइन एंड ट्रांसफॉर्मर लॉसेस नहीं होते। ठीक है, एनवायरमेंट इम्पैक्ट्स नहीं होता है, इंक्रीज सिस्टम डेबिलिटी होता है, पावर क्वालिटी को इंप्रूव करती है, और जो ओवरऑल एफिशिएंसी उसको क्या करती है, इंक्रीज करती है। देखो यही बात बता रही थी मैं, दे आर डिवाइस टू ओवरकम द कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ द स्टैंड अलोन सिस्टम। मतलब कि सिर्फ एक सिस्टम के कुछ ना कुछ क्या हो सकते हैं, ड्रॉबैक हो सकते हैं। जैसे अकेले सोलर सिस्टम के ड्रॉबैक हो सकते हैं कि भी हाँ यार, जब सोलर मतलब कि इतनी जो किरणें हैं वो तेज़ नहीं होगी तो सोलर सिस्टम हमारा काम नहीं आएगा। तो सिर्फ एक सिस्टम के जो ड्रॉबैक है उन्हें क्या कर देते हैं, एड्रेस कर देता है हाइब्रिड सिस्टम। ठीक है, तो हाइब्रिड एनर्जी सिस्टम ओफन इनकी जो ग्रेटर इकोनॉमिक और सोशल एनवायरमेंटल रिटर्न्स होती हैं, एंड देन विंड सोलर और जियोथर्मल या जो स्टैंड अलोन सिस्टम्स हैं उनसे अच्छा क्या होते हैं, ये एफिशिएंट होते हैं। ठीक है, तो यही बात बताइए। आगे बढ़ते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट सेल डाउन। अभी क्या है, क्योंकि अभी क्या है, जो रिन्यूएबल एनर्जी की सप्लाई लो होने की वजह से जो रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट की जो सेल है वो 10% घट गई है एज़ कम्पेयर टू द सेम मंथ अ ईयर एगो। ठीक है, 1 साल पहले इसी महीने में जो सेल हुई थी रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट की वो ज़्यादा थी, और अभी वो 1 साल बाद क्या है, उसकी जो सेल है वो 10% घट गई है। अब जो रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट मैकेनिज्म होता है, एक मार्केट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट है ताकि हम रिन्यूएबल एनर्जी को क्या कर सकें, प्रमोट कर सकें। ये जो लॉन्च हुआ था एज अ मीन्स फॉर कंपनीज एंड स्टेट, ताकि हम ज़्यादा ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी को परचेज कर सकें विदाउट फिजिकली सेटिंग अप द रिन्यूएबल पावर प्लांट। मतलब कि देखो बात सिंपल यही है कि रिन्यूएबल पावर प्लांट आपको नहीं खोलना है, ये सिर्फ एक तरह से है कि आप पावर एक्सचेंज पे क्या करोगे, ट्रेडिंग करोगे। ठीक है, आप जितना रिन्यूएबल एनर्जी खरीदोगे उतनी क्या, इसका मतलब सप्लाई करेंगे। ठीक है, अब सप्लाई ही नहीं होगी तो बंदा खरीदेगा ही नहीं। ठीक है, अब मतलब कि डिमांड ही नहीं है तो बंदा सप्लाई ही नहीं कर रहा। ठीक है, इसी वजह से ये प्रोजेक्ट डेवलपर क्या कर सकता है, वो एनर्जी जो भी प्रोड्यूस कर रहा है उसे क्या भेज सकता है एज ए रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। वन रिन्यूएबल एनर्जी, अगर सपोज करो मुझे 1
रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट खरीदना है तो मुझे इसका मतलब मैं 1 मेगावाट ऑफ पावर खरीद रही हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, जिस तरह से अगर आप सोच रहे हो कि हाँ यार मुझे एक टॉफ़ी लेना है तो मुझे 1 रुपया देना पड़ेगा, तो उसी तरह से क्या है, जो 1 मेगावाट ऑफ पावर कितने रुपए की है, मतलब 1 रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट की है ऑफ पावर प्रोड्यूस फ्रॉम अ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स एंड इज ट्रेडेबल, और इसको ट्रेड किया जाता है पावर एक्सचेंज में, ठीक है। इसका एम यही था ताकि जो मिसमैच है बिटवीन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज इन स्टेट एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑब्लिगेटेड एंटिटीज, उनको हम मीट कर सके टू द रिन्यूएबल एनर्जी ऑब्लिगेशन। देखो रिन्यूएबल एनर्जी ऑब्लिगेशन के अंदर ये नोटिफाई हुआ था अंडर द नेशनल टैरिफ पॉलिसी 2006 में। ये स्टेट ओन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लिए ऑब्लिगेटरी था कि ओपन एसेस कंज्यूमर्स एंड कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर्स टू मीट पार्ट ऑफ देयर एनर्जी थ्रू द ग्रीन एनर्जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं पावर परचेज एग्रीमेंट। पावर परचेज एग्रीमेंट यही है कि देखो एक तो पावर जो क्या कर रहा है प्रोड्यूस कर रहा है, और जो जिसने पावर लेनी है बाय करनी है, उन दोनों के बीच का एग्रीमेंट है। रिसेंटली क्या है, वेरियस स्टेट्स हैव वर्किंग टू रीनेगोशिएट द पावर परचेज एग्रीमेंट विद द रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी। पावर परचेज एग्रीमेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन टू पार्टीज, वन हु जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एंड वन हु इज लुकिंग टू परचेज इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। दे डिफाइन ऑल द कमर्शियल टर्म्स फॉर द, मतलब जो भी कमर्शियल टर्म्स होते हैं इनके बीच में, फॉर द सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिटवीन द टू पार्टीज इंक्लूडिंग व्हेन द प्रोजेक्ट विल बिगिन, कमर्शियल ऑपरेशन, शेड्यूल फॉर डिलीवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पेनल्टीज फॉर अंडर डिलीवरी, पेमेंट टर्म, टर्मिनेशन। मतलब कि इस एग्रीमेंट के बीच में क्या क्या है सब कुछ बताते हैं कि कब जो प्रोजेक्ट एक्चुअल में स्टार्ट होएगा, फिर कब वो इलेक्ट्रिसिटी को डिलीवर करेगा, और अगर उसने टाइम पे नहीं डिलीवर की तो क्या पेनल्टीज होंगी, क्या पेमेंट की टर्म्स होंगी, और कब टर्मिनेशन को। तो ये सारे का सारा जो एग्रीमेंट है उस बीच में सब कुछ हो जाता है। इंडिया में क्या जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो इस एग्रीमेंट में एंटर हो चुके हैं विथ प्राइवेट रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज, ताकि हम पावर प्लांट्स को एस्टेब्लिश कर सकें और जो पावर को हम गवर्नमेंट को वापस मतलब बेच सकें। अब पावर परचेज एग्रीमेंट से क्या होगा, इंडिया क्या कर सके, रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन में बूस्ट कर सकेगा कंट्री में, और जो हमारा ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज को इंसेंटिवाइज कर सकेगा, उनको इन्वेस्ट करेगा बाय गिविंग देम पॉलिसी सर्टेनिटी अबाउट द परचेज ऑफ पावर, ठीक है। अभी क्या जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी उसने नोटिफाई किया न्यू एनर्जी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड फॉर एयर कंडीशनर, ठीक है। अभी आपको पता है जो आप एसी चलाते हो उसको आप 18 डिग्री सेल्सियस पे कर लेते हो, 16 डिग्री सेल्सियस पे कर लेते हो, ठीक है। लेकिन अभी क्या ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने ये मैंडेट कर दिया कि 24 डिग्री सेल्सियस तो आपको करना ही करना है, मतलब कि वो ऑलरेडी इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ही 24 डिग्री सेल्सियस आप कम कर ही नहीं सकते टेम्परेचर। तो इस तरह से होगा कि 24 डिग्री सेल्सियस डिफ़ॉल्ट सेटिंग हैज़ बीन मैंडेटरी, मतलब डिफ़ॉल्ट सेटिंग आपको 24 डिग्री सेल्सियस ही मैंडेट करनी पड़ेगी फ्रॉम 1 जनवरी 2022 फॉर ऑल द रूम एयर कंडीशनर, जो भी रूम एयर कंडीशनर्स हैं जो भी कवर्ड है अंडर द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी स्टार लेबलिंग प्रोग्राम के अंडर, ठीक है। तो उनमें क्या है जो रूम एसीज हैं उनकी जो मैंडेटरी जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होगी वो 24 डिग्री सेल्सियस ही होगी, ठीक है। अब देखो स्टार लेबलिंग प्रोग्राम का क्या मतलब होता है कि अगर किसी भी इक्विपमेंट में स्टार लेबल्ड है, मतलब कि डिफरेंट जितना स्टार है इसका मतलब ये है कि वो इक्विपमेंट उतना एनर्जी सेव कर रहा है, ठीक है। तो अभी सब कंपनीज को उन्होंने बोल दिया ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने कि आपको क्या है एज़ पर कि आपका क्या एनर्जी परफॉर्मेंस है इक्विपमेंट के, उस हिसाब से आपको क्या करना है स्टार लेबल करने हैं अपने इक्विपमेंट में, ठीक है। तो यही बात है, जरा पढ़ते हैं इसका। स्टार लेबलिंग प्रोग्राम सिक्स टू प्रोवाइड कंज्यूमर एंड इन्फॉर्म चॉइस अबाउट एनर्जी सेविंग। इससे क्या कंज्यूमर को पता रहेगा कि हाँ यार जो इक्विपमेंट है कितना एनर्जी सेव करता है, एंड देयर बाय द कॉस्ट सेविंग पोटेंशियल ऑफ द मार्केटेड हाउस होल्ड एंड द अदर इक्विपमेंट। इससे क्या है कंज्यूमर को पता लगा सकता है कि हाँ यार ये इक्विपमेंट लेके मेरे की कितनी कॉस्ट सेविंग होगी या क्या आएगा, तो इसके बारे में कंज्यूमर को पहले ही पता चल जाएगा। द स्कीम टारगेट डिस्प्ले ऑफ द एनर्जी परफॉर्मेंस लेबल्स ऑन हाई एनर्जी एंड यूज इक्विपमेंट एंड द प्लेसेस। देखो इसका मेन टारगेट यही कि जो मेनली हाई एनर्जी दिखाते हैं ना जो इक्विपमेंट, उन पे आपको स्टार लेबल करना है एंड लेस्ड ऑन मिनिमम एनर्जी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, ठीक है। इसमें कौन कौन से मैंडेटरी किस किस को के सारे रूम एयर कंडीशनर को, साथ में जो एलईडी लैंप्स हैं या जो कलर टीवीज़ हैं या जो इलेक्ट्रिक गीजर्स हैं उनको मैंडेटरी किया कि आपको तो स्टार लेबल करना ही करना है। अभी क्या है जो इंडियन सीजनल एनर्जी एफिशिएंसी रेशो के जो स्टैंडर्ड्स हैं उन्हें भी रिवाइज किया गया है फॉर रूम एसीज, ठीक है। जो ISSER रेशो है, देखो जो इंडियन सीजनल एनर्जी एफिशिएंसी रेशो, ये वही देखो मैं आपको सिंपल बता देती हूँ। ये रेशो ये बताती है कि आपके रूम में जैसे आप एसी चलाते हो, ठीक है, अब क्या वो बहुत रूम गर्म होता है, ठीक है, अब आप एसी चलाते हो तो ठंडा हो गया, इसका मतलब कि उसने कुछ अमाउंट ऑफ हीट क्या है वो बाहर गेरी है ना, तो उसने कितनी एनर्जी कंज्यूम करके कितनी हीट को उसने बाहर गेरा है, तो उसी की रेशो बताते हैं। अब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। इट इज़ द रेशो ऑफ टोटल एनुअल अमाउंट ऑफ हीट दैट द इक्विपमेंट कैन रिमूव फ्रॉम द इंडोर एयर, मतलब अंदर से जो वो गर्माई है वो बाहर फेंक सके when operated for cooling in active mode to the total annual amount of energy consumed by the equipment during the same period। कितनी एनर्जी कंज्यूम करके उसने ये काम किया है उसी की रेशो बताता है। अब जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, देखो ये गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी आपको पता होना चाहिए किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर है। ये क्या करती है पॉलिसीज और स्ट्रेटजीज को डेवलप करती है कि किस तरह से हम जो अपनी एनर्जी इंटेंसिटी उसे रिड्यूस कर सके और अपनी एनर्जी एफिशिएंसी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ रिपोर्ट्स हैं जो एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड है। देखो सरल इंडेक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। स्टेट रूफटॉप सोलर अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स है, ये किसने रिलीज़ किया है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने किया है। इसका एम यही है, ये क्या करेगा, असेस करेगा, स्टेट्स को असेस करेगा अलग अलग पैरामीटर्स में जो क्रिटिकल है फॉर एस्टेब्लिशिंग सोलर रूफटॉप मार्केट। इसमें पैरामीटर्स में मेनली 5 कैटेगरीज में ये असेस कर रहे हैं, जैसे रोबस्टनेस ऑफ पॉलिसी फ्रेमवर्क, इफेक्टिवनेस ऑफ पॉलिसी सपोर्ट, इम्प्लीमेंटेशन एनवायरनमेंट, कंज्यूमर एक्सपीरियंस, इन्वेस्टमेंट, क्लाइमेट फॉर रूफ टॉप सोलर सेक्टर, बिजनेस इकोसिस्टम। तो टॉप रैंकर्स कौन है? कर्नाटका है, तेलंगाना है, गुजरात और आंध्र प्रदेश। ठीक है, स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स, तो ये इंडेक्स किसने डेवलप किया? ये ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने किया। इसमें ये है कि हम किस तरह से अपनी इकोनॉमी को एनर्जी एफिशिएंट बना सकें। ये क्या करेगा, जो भी एनर्जी एफिशिएंसी इनिशिएटिव जो ले गए हैं अलग अलग स्टेट अलग अलग यूटीज में, उनकी प्रोग्रेस को ट्रैक करेगा 97 इंडिकेटर्स पे अक्रॉस ऑल द डिमांड सेक्टर, जैसे बिल्डिंग्स का भी देखेगा, इंडस्ट्रीज, म्यूनिसिपैलिटीज़, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर, डिस्कॉम, सबको चेक करेगा। जो स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स है उसको हमने डिफरेंट तरह से कैटेगराइज कर सकता है। मतलब ये बताएंगे कौन कौन से स्टेट्स हैं वो फ्रंट रनर्स में आ रही है, मतलब सबसे आगे हैं, अचीवर उससे थोड़ी पीछे, कंटेंडर उससे और पीछे, एस्पायरेंट जो बिल्कुल नीचे। बेस्ड ऑन देयर एफर्ट्स की वो किस क्या एफर्ट्स लेना है एनर्जी को एफिशिएंट करने के लिए, क्या अचीवमेंट किए हैं टुवर्ड्स द एनर्जी एफिशिएंसी। तो टॉप रैंकर्स कौन है भाई? हरियाणा है, कर्नाटका है, केरल। ठीक है, तो गाइस ये आपको टॉप रैंकर्स आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। रिपोर्ट ऑफ द टास्क फोर्स ऑफ ऑन नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन फॉर 2019-2025। अभी एक टास्क फोर्स बैठी थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी, और उन्होंने क्या किया है, एक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन बनाई है 2019 से 2020 से लेकर 2000 मतलब 5 साल के लिए बनाई है। इससे क्या होगा, हम किस तरह से जो अपना $5 बिलियन, आपको पता है हमारा टारगेट है कि हम अपनी जीडीपी को $5 ट्रिलियन की जीडीपी बना सकें बाय 2025। ठीक है, अब जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है इसका मकसद यही है कि किस तरह से हम अपने जो इकोनॉमिक या जो भी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें क्या कर सके, अच्छा मतलब इनेबल कर सके, किस तरह से हम जॉब्स क्रिएट कर सके, ज़्यादा ज़्यादा ईज़ ऑफ लिविंग को हम इम्प्रूव कर सकें, इंफ्रास्ट्रक्चर सबके लिए इक्विटेबल एक्सेस प्रोवाइड कर सकें और अपनी ग्रोथ को इंक्लूसिव बना सकें। इंक्लूसिव मतलब कि इवन रूरल सेक्टर तक हम क्या कर सकें, अपने आप को ग्रोथ कर सकें। ठीक है, जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है इसमें हमने जो मेनली जो प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई किए हैं 23 सेक्टर्स में किए हैं 18 स्टेट में, जिसको फंड किया जाएगा अगले 5 सालों में। ठीक है, जो टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर आएगा इस 5 सालों में वो 102 लाख करोड़ आएगा। फंडिंग इस तरह से कि सेंटर भी इसमें फंड करेंगे, स्टेट्स भी करेंगे, प्राइवेट सेक्टर भी करेंगे। रेशो देख लो, सेंटर 39% एक्सपेंडिचर करेंगे, स्टेट भी 39% करेंगे, बाकी जो प्राइवेट सेक्टर है वो 22% करेंगे। रिपोर्ट में कुछ क्या करें मतलब ड्रॉबैक्स दिखाए हैं कि जैसे फंड्स की अवेलेबिलिटी या लार्ज प्रोजेक्ट को फाइनेंस करना बड़ा मुश्किल है, लेंथी प्रोसेस होएगा, अगर लैंड एक्वायर करना तो वो बहुत ज़्यादा लेंथी प्रोसेस है, एनवायरमेंटल भी कंसर्न है, फिर टाइम एंड कॉस्ट ओवर एंड ड्यू टू द डिलेज इन द प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट। ठीक है, तो ये कुछ चैलेंजेस बताए हैं जो हमें नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के ड्यूरिंग आ सकते हैं। ठीक है, तो ये आप देख लेना सेक्टर वाइज प्रोजेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, अभी क्या यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया प्रपोजल फॉर एडिंग, मतलब कि जो इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड है, यूनियन कैबिनेट क्या करेगा, इसको अभी एडिशनल इक्विटी सपोर्ट देगा, पैसे की सपोर्ट देगा। 2019-20 में वो 5300 करोड़ की सपोर्ट देगा और बाकी 2020-21 में वो 10,000 करोड़ की सपोर्ट देगा। देखो, जो इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड है ये पूरी की पूरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा होली ओन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी है, 2006 में सेटअप किया था। ये क्या करती है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस करती है मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को अक्रॉस द डिफरेंट सेक्टर। ठीक है, ये देखो IFC, ये भी आपको पता होना चाहिए, NBFC दैट इज़ अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की फाइनेंस कंपनी है। ये RBI के साथ रजिस्टर्ड है, कब से, सितंबर 2013 से रजिस्टर्ड है। देखो 2006 में इसे बनाया था लेकिन RBI के साथ ये 2013 से रजिस्टर्ड है। ठीक है, कुछ और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। क्रेडिट लिंक सब्सिडी सर्विस एवस पोर्टल, देखो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स ने ये क्या है, ये जो पोर्टल है इसे क्या किया, लॉन्च किया। इस पोर्टल से क्या आपको जो भी मॉनिटरिंग है ट्रांसपेरेंट मैनर में आप कर सकते हो फॉर बेनिफिट, जिनको भी जो बेनिफिट्स अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर हैं। ठीक है, वो सारी की सारी इससे मॉनिटर कर सकते हैं। अंडर दिस पोर्टल बेनिफिशियरी कैन, अब किसी बेनिफिशियरी ने अप्लाई करा के अपने एप्लीकेशन स्टेटस डाल के वो अपने एप्लीकेशन स्टेटस को ट्रैक कर सकता है इन रियल टाइम में। 10 इससे क्या आएगा, जो उसके ग्रीवेंसेस है उन्हें एड्रेस करना होगा इन अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव एंड द ऑर्गेनाइज। जिस तरह यार आप अमेजोन पे अपना ऑर्डर क्या करते हो, मतलब कि कोई भी मतलब ऑर्डर सेटअप करते हो तो आप क्या कहते हो, ट्रैक करते रहते हो। ठीक है, आपको पता रहता है कि हाँ यार यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। ठीक है, तो उसी तरह के जो भी अगर बेनिफिशियरी अपने एप्लीकेशन रखा रहेगा वो उसको ट्रैक करता रहेगा। ठीक है, जो क्रेडिट लिंक जो आवास पोर्टल है ये बेनिफिट करेगा अदर स्टेक होल्डर्स को टू वर्क इन द सिनर्जी टू रियलाइज सब्सिडी टू बेनिफिशियरी ऑन टाइम। अब प्रधानमंत्री आवास योजना पर आपको पता होगा, इसका एम यही कि 2022 तक हमें हर एक बंदे को हाउसिंग प्रोवाइड करनी। ठीक है, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट का ये एक टाइप ऑफ अर्बन डेवलपमेंट है जिसमें हमें क्या है, एक इंटीग्रेटेड अर्बन
स्पेस बनाना है, मतलब कि आप क्या है जहाँ आप रह रहे हो वहीं से आप वर्किंग जा सकते हो, वहाँ पे आप लेजर स्पेसेस, मतलब कि आपको रेस्टोरेंट जाना है या फिर आपको क्लब में जाना है, ठीक है, या विद इन वॉकिंग डिस्टेंस में हर एक चीज़ आपके पास अवेलेबिलिटी हो, या कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपको लेना तो ये हर चीज़ का इंटीग्रेटेड हो, ठीक है। TOD इज़ अ टाइप ऑफ अर्बन डेवलपमेंट विच एम्स टू क्रिएट इंटीग्रेटेड, मतलब कि हमें हर चीज़ को इंटीग्रेट करना है विद रेजिडेंशियल वर्किंग एंड द लेजर स्पेसेस विद इन द वॉकिंग डिस्टेंस ऑफ ईच अदर एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्रेडिट एनहेंसमेंट फंड, देखो गवर्नमेंट ने ये प्लान किया कि वो सेटअप करेगी क्रेडिट एनहेंसमेंट फंड, ताकि जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं वो बूस्ट कर सके, ठीक है। ये क्या करेगी, जो लोन आप देते हो, किसी भी बोरो को लोन देते हो, उसके अगेंस्ट आपको पार्शियल गारंटी भी प्रोवाइड करेगी, जिससे क्या है इनेबलिंग द बोरोवर टू एनहेंस इट्स क्रेडिट रेटिंग, जिससे क्या है उनकी क्रेडिट रेटिंग क्या बढ़ेगी, ठीक है। फंड विल प्रोवाइड द क्रेडिट एनहेंसमेंट टू लोअर रेटेड प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये आप पढ़ लेना, ठीक है, ये कुछ मुझे कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं लगा। एलिफेंट बोन्ड्स के देखो नाम से पता चल रहा होगा कि काफ़ी टर्म्स के लिए, इसलिए हमने एलिफेंट बोन्ड होता है। देखो एक एडवाइजरी ग्रुप है, उसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोला है कि आपको एलिफेंट बोन्ड इशू करने चाहिए। एक हाई लेवल एडवाइजरी ग्रुप ने इंडिया को सजेस्ट किया कि अगर आप एलिफेंट बोन्ड इशू करते हो तो इससे क्या है, आप जो अपनी ब्लैक मनी है उसको $500 बिलियन तक क्या कर सकते हो, रिकवर कर सकते हो, ठीक है। एलिफेंट बोन्ड क्या आएगा, सोवरेन बोन्ड होएगा। इसमें क्या आप करोगे, आप इसको 25 साल के लिए इशू करोगे और लोगों को बोलोगे कि यार जो भी आपकी ब्लैक इनकम है आप उसे डिस्क्लोज करो, और क्या करोगे 25 साल तक क्या बोलोगे कि आप अपनी जो 50 सपोज करो अगर आपने 1000 रुपये का आपने घबला कर रखा है, 1000 रुपये आपकी ब्लैक मनी है, तो आप बोलोगे कि हाँ अपनी आप डिस्क्लोज करो, गवर्नमेंट बोलेगी। तो उसने बोला कि ठीक है यार मेरी 1000 रुपये है मेरी मनी, तो वो बोलेगा ठीक है आप एक काम करो, अपने 50% जो मनी है 500 रुपये को 25 साल के लिए हमारे पास इन्वेस्ट कर दो बस, ठीक है। तो यही है, तो यही बोलेगा, ठीक है। तो एलिफेंट बोन्ड्स में ये है कि वो एक सोवरेन बॉन्ड है, इसके अंदर क्या होएगा 25 सालों के लिए ये पीपल को बोलेगी जो अपनी अनडिस्क्लोज इनकम को क्या करोगे, इन्वेस्ट करोगे, 50% जो इनकम है उसे 25 साल के लिए इन्वेस्ट करो, सिमिलर टू द एमनेस्टी। फिर इस फंड्स को हम क्या करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए यूटिलाइज करेंगे। अभी क्या करते हैं हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को में इन्वेस्ट करने के लिए हम इधर उधर से बॉन्ड्स, मतलब कि या तो बोरिंग लेते हैं, एक्सटर्नल बोरिंग्स लेते हैं, तो इससे क्या होएगा, अगर हम इस बॉन्ड से क्या होएगा हमें इधर उधर से भी बोरिंग लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यही कुछ इसके बेनिफिट हैं। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, देखो आपको नाम से कुछ सबको समझ में आ रहा होगा, यूनिवर्सल मतलब कि सबको हमें क्या करना है, सर्विस प्रोवाइड करनी है, ठीक है। तो इस तरह से इसका एम यही है कि ताकि जो अनकवर्ड एरियाज है जैसे रूरल एरियाज हैं हम उन्हें यूनिवर्सल सर्विस प्रोवाइड कर सके, लाइक हमें क्या कर सके, उन्हें टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सके रिमोट हिली और ट्राइबल एरियाज में, ठीक है। तो ये है इट एम्स टू अचीव ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनिवर्सल सर्विस टू ऑल द अनकवर्ड एरियाज इंक्लूडिंग रूरल एरियाज एंड एनकरेज डेवलपमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज इन रिमोट हिली एंड द ट्राइबल एरिया। ये क्या है, फंडिंग कहाँ से लेगा, यूनिवर्सल सर्विस डिवाइस से, और 5% चार्ज फ्रॉम ऑल द टेलीकॉम ऑपरेटर्स ऑन देयर एडजस्टेड ग्रोस रेवेन्यू। जो भी देखो जो भी टेलीकॉम सेक्टर्स ये हमें प्रोवाइड करेंगे ना, उनके ऊपर हम क्या, जो अभी आपको पता है जो एडजस्टेड ग्रोथ रेवेन्यू उन्होंने टेलीकॉम सेक्टर्स ने जो भी पे करना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, उसमें उनको जो 5% क्या है हम उसमें छूट देंगे, ठीक है। अभी ट्रेड्स क्या होता है, देखो इन्हें ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम क्या होता है, इसी ऑनलाइन बिल डिस्काउंटिंग प्लेटफॉर्म है। देखो इसमें क्या होता है, जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं जिनके पास अभी कैश की कमी है, वो क्या करती हैं, अपने क्या जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं उन्हें बेच देती हैं कॉर्पोरेट मार्केट्स को, ताकि उन्हें फंड्स मिल सके, ठीक है। तो यही है, इट इज़ एन ऑनलाइन बिल डिस्काउंटिंग प्लेटफॉर्म दैट हेल्प्स कैश स्टार्व्ड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज रेज फंड्स बाय सेलिंग देयर ट्रेड रिसीवेबल टू कॉर्पोरेट, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे हमारी PT 365 इकोनॉमी की मैगजीन खत्म हुई है। कल से हम अपने एनवायरनमेंट मैगजीन स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।